नमस्कार, मैं राजेश चंपारण थॉट से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। पिछली बार अपने शहर पटना में जो स्वच्छता की स्थिति है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इस पर सोचा कुछ और बातें की जाए। आज 11 अक्टूबर है और हमारे देश के एक लोकप्रिय कलाकार, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी का 80वां जन्मदिवस भी है। पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। मुझे लगा कि क्यों नहीं अपने अमित जी के बारे में चर्चा की जाए। हरिवंश राय बच्चन जी, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, बहुत एक महान कवि रहे हैं हमारे देश के, तो उनके पुत्र हैं श्री अमिताभ बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जी और तेजी बच्चन जी के यहाँ 11 अक्टूबर 1942 को अमित का जन्म होता है और उनका बचपन उनके अपने शहर प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद कहते थे, वहाँ उनका बचपन बीतता है। आगे चलकर शेरूट कॉलेज, जो शेरूट स्कूल है नैनीताल में, जो आज उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ उनकी आरंभिक शिक्षा होती है। फिर उसके बाद किरोड़ीमल में भी पढ़ते हैं, नई दिल्ली में। आरंभिक समय में शेरूट कॉलेज में पढ़ते हुए नाटक करने में, थिएटर करने में उनकी काफ़ी दिलचस्पी रहती है। उनको अभिनय से शुरू से प्रेम रहा और जब नौकरी की तलाश में वो कोलकाता जाते हैं तो उनको एक अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाती है। उस समय 500 या 600 रुपये 1965 के आसपास उनका वेतन हुआ करता है, लेकिन उनका मन वहाँ लगता नहीं है। वहाँ वृंदा करात से भी उनकी दोस्ती होती है और फिर भी मुंबई का आकर्षण उन्हें वहाँ खींच के लाता है। मुंबई में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। वो सात हिंदुस्तानी उनका प्रथम, उनकी जो पहली ब्रेक थ्रू जो मिलती है वो 7 हिंदुस्तानी से मिलती है। 7 हिंदुस्तानी में उन्होंने बहुत महान उपलब्धि नहीं रही है उनका वो अभिनय, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें नोटिस किया और धीरे धीरे उनका स्ट्रगल, शुरू में उनकी काफ़ी फिल्में फ्लॉप भी हुई। फिर उनको ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद मिलती है और आनंद में जो उनका किरदार आता है राजेश खन्ना के सामने, भास्कर बनर्जी, बाबू मोशाय, जिसे हम सब जानते हैं, तो आनंद से उनको काफ़ी पहचान मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा जो उनको प्लेटफॉर्म मिलता है वो निस्संदेह, अनडाउटली कह सकते हैं हम, जंजीर फिल्म में प्रकाश मेहरा को एक नए कलाकार की आवश्यकता है और वो फिल्म की जो कहानी है, पटकथा, वो सलीम जावेद लिखते हैं। तो सलीम जावेद ने सुझाया कि एक नया लड़का है अमिताभ, इंडस्ट्री में नया वो आया है और आपको उनको लेना चाहिए। तो शुरू में राजकुमार को लेने की सोचते हैं, लेकिन अंततः अमिताभ बच्चन को लिया जाता है और अमिताभ के साथ वो फिल्म करने के क्रम में ही ऐसा कहा जाता है कि जब वह एक दृश्यहीन है जिसमें प्राण को अमिताभ बच्चन पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में थाने में बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए, और बिना कुर्सी ऑफर किए जब कुर्सी पर बैठना चाहते हैं प्राण, तो उस समय जो एक डायरेक्ट डिलीवरी है पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अमिताभ बच्चन की, वो उसको सुन करके ही प्राण ने कह दिया था कि ये लड़का जो है आगे चल के बहुत बड़ा सितारा होने वाला है, और उनकी बात काफ़ी सही भी हुई। तो जंजीर से काफ़ी उनको प्रख्याति मिलती है, काफ़ी उनको प्रसिद्धि मिलती है, रातों रात वो सुपर स्टार बनते हैं। फिर उसके बाद दीवार, शोले, डॉन, त्रिशूल, कालिया, अनगिनत फिल्में हैं जो
सुपर डुपर हिट होती हैं, काफ़ी नाम कमाते हैं और एक लंबे वक्त के लिए वो छा जाते हैं भारतीय जनमानस पर। उस समय के जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, केवल अमित अमित अमित। हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस समय जो राजेश खन्ना का जो स्टारडम था वो बेहतरीन था। कहा जाता है कि उनके स्टारडम तक न उनके पहले कोई पहुंचा, न कोई फिर बाद में पहुंचा। तो अपने समय में राजेश खन्ना के स्टारडम को चुनौती देना साधारण काम नहीं था और ये केवल अमिताभ बच्चन ही कर सकते थे। और दोनों का जॉनर अलग अलग था, वे किसी अलग तरह के अभिनय करते थे, अमिताभ ने अलग अंदाज प्रस्तुत किया। फिर 1973 में अपने को स्टार जया बच्चन से उनकी शादी होती है और शादी के बाद भी और भी निखरते हैं और भी उनकी फिल्में हिट होती हैं। शोले से हम सब वाकिफ हैं कि फिल्म कितनी चली और जय और वीरू उनकी और धर्मेंद्र की जोड़ी काफ़ी लोकप्रिय भी हुई। 1980 के बाद कुली फिल्म की शूटिंग में उनको काफ़ी बहुत तेज चोट लगती है जो प्राणघातक है और पूरा देश मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गिरजाघर में, अलग अलग जगह पर अपने अपने तरीके से पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश जो है उनके लिए दुआ करता है, उनकी प्राण के लिए, उनके जीवन के लिए। उससे पता लगा कि अमिताभ कितने लोकप्रिय हैं। और उनके बारे में मनमोहन देसाई ने एक बार कहा था कि भारतीय फिल्म इतिहास में, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में टॉप 10 में हर स्टेज पर अमित ही है और कोई नहीं है। तो बहुत बड़े कलाकार उस समय हुआ करते थे। फिर उनका पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन करते हैं वो और 1984 में कांग्रेस की ओर से इलाहाबाद संसदीय सीट से वो चुनाव भी लड़ते हैं और उस समय के स्टालवर्ड हेमंती नंदन बहुगुणा को हराते हैं। और उनके बारे में कहा गया कि जब वो एयरपोर्ट से उतरकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाते हैं तो बच्चों का, छात्राओं का हुजूम उनके आगे बिछ जाता है। उतनी उनकी लोकप्रियता थी और उनकी लोकप्रियता के आगे हेमंत नंदन बहुगुणा जैसा व्यक्ति हार जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स उनको बहुत रास नहीं आता, धीरे धीरे कुछ विवाद में भी चले आते हैं और जल्दी ही उनको त्यागना पड़ता है राजनीति। उसी समय उनकी बहुत सारी फिल्में भी फ्लॉप होती हैं, जादूगर, तूफान, गंगा जमुना सरस्वती, ये सारी फिल्में असफल होती हैं। और उस समय द वीकली पेपर में ये कहा जाता है कि फिनिश्ड, अर्थात ये मान लिया गया कि अब अमिताभ का जादू धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन फिर से आज का अर्जुन फिल्म आती है, हम फिल्म आती है और पुनः वो अपने आप को सिद्ध करते हैं। आगे चल करके एक ब्रेक भी लेते हैं, एक अपनी कंपनी ABCL का भी निर्माण करते हैं और ABCL में दुर्भाग्य से उनको इतना घाटा होता है कि एक बार तो ऐसा लगा कि उनके घर भी गिरवी रखने का मौका आ गया। लेकिन फिर वो यश चोपड़ा के पास जाते हैं और उनको मोहब्बतें फिल्म में काम मिलता है और गोविंदा के साथ भी उनकी फिल्म आती है और फिर धीरे धीरे वो दूसरी पाली खेलना शुरू करते हैं और दूसरी पाली में जो उनको फिल्में मिली वो भी बहुत बेहतरीन फिल्में रही। इसी बीच में छोटे पर्दे पे वो KBC में उनका अवतरण होता है और उनके आने से पहले ऐसा नहीं लगता था कि छोटा पर्दा और बड़ा पर्दा दोनों कहीं एक साथ मिल सकते हैं। लेकिन इसका सारा श्रेय अमिताभ बच्चन को जाता है और KBC में उनकी जो प्रस्तुति है लाजवाब। आज तक हर साल, हर सीजन वो करते आ रहे हैं और उनकी भाषाई क्षमता जो है, भाषाई पकड़, बोलने का तरीका, जो आगंतुक हैं, जो उसमें प्रतिभागी हैं, उनसे बोलने में उनकी जो सहजता है, उनकी जो व्यवहार कुशलता है, इसके चलते अनमैच्ड हैं। कोई उनकी न बराबरी कर सकता है। बीच में उनके बदले शाहरुख खान भी आए, लेकिन
केबीसी उस सीजन में वो मुकाम हासिल नहीं कर सका जो अमिताभ बच्चन के समय में होता रहा है। आज भी वो 80 साल की उम्र में भी वो फिल्म कर रहे हैं, अनवरत कर रहे हैं और बेहतरीन एक्टिंग का प्रदर्शन हो रहा है। ये तो उनका एक स्पैन रहा, लाइफ स्पैन जो, लेकिन थोड़ी चर्चा उनकी फिल्मों पे भी करनी आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि 1970 के दशक में भारत में जो राजनीतिक परिदृश्य था, जो सामाजिक परिदृश्य था, वो थोड़ा अलग था। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और उस समय आपातकाल का समय, एक अलग माहौल था। लोगों में रोष था, लोगों में क्रोध था, लोगों में बेबसी थी। और पिछले 30-40 वर्षों से नाच गाना, पारिवारिक मेलोडी, ड्रामा, रोमांस, ये सब करते करते, देखते देखते दर्शक कुछ बोर हो रहे थे। ऐसे समय में अमिताभ बच्चन आते हैं और एक यंगरी यंग मैन की इमेज उनकी बनती है, जो समाज, जो विद्रोही है, जिसका स्वभाव विद्रोही है, जो समाज की हर बुराइयों को, कुरीतियों को चैलेंज करता है, चुनौती देता है और वो सबसे लड़ता है, अपने आप से भी लड़ता है, गरीबी से लड़ता है, भुखमरी से लड़ता है, व्यवस्था को चुनौती देता है, व्यवस्था में सुधार भी करता है। तो एक इस नए अंदाज के हीरो को देख करके, नायक को देख करके भारतीय जनमानस जो है एक भाव विभोर हो जाता है और उसी को अपना नायक मान लेता है। इसी नायकत्व के दम पर अमिताभ बच्चन इतना राज करते हैं, वरना राजेश खन्ना के स्टारडम को हिलाना आसान नहीं था। लेकिन उनकी यंगरी यंग मैन की छवि की बहुत चर्चा होती है, लेकिन आज मैं उनके दूसरे एस्पेक्ट की भी चर्चा करना चाहूंगा। यह आम धारणा है कि वो यंगरी यंग मैन के जो छवि है उसमें वो ज्यादा सफल हुए, ज्यादा चर्चित हुए। लेकिन ये शायद उनके अभिनय के साथ भी नाइंसाफी है और उस समय का जो एरा है, जो निर्देशक है, उनके साथ भी नाइंसाफी है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जितनी उनकी सफल फिल्में रही हैं, डॉन, त्रिशूल, जंजीर, दीवार, इससे कम फिल्में उनकी रोमांस और उनकी मनोरंजन वाली रोमांटिक ऐसी भी नहीं रही। उन्होंने काफी संवेदनशील भूमिकाएं की हैं। आप मिली की शेखर को कैसे भूल सकते हैं, जो अपनी प्रेमिका के कैंसर से ग्रसित जो की प्रेमिका है उसको बचाने के लिए और उसको एक मानसिक शांति प्रदान करने के लिए किस हद तक जाता है, उसके अंदर कितनी छटपटाहट है। आप अभिमान के उस सुवीर जो गायक है, और एक गायक के अलावा वह एक पति भी है और उसे पता है कि उसकी पत्नी ज्यादा बेहतर गाती है उसे, और वो अपने पति के प्रेम, पति पत्नी के प्रेम और एक गाय का अहंकार, ये दोनों के बीच के अंतर्द्वंद से कैसे जूझता है, ये हम कैसे भूल सकते हैं। उसी तरह मुकद्दर का सिकंदर में एक असफल प्रेमी के रूप में हम अमिताभ को कैसे भूल सकते हैं। कभी कभी में जो उन्होंने, वहां भी एक जो प्रेमी है वो असफल होता है और वहां भी बेजोड़ अभिनय उन्होंने पेश किया हुआ। सिलसिला की जब चर्चा होती है, एक कल्ट फिल्म मानी जाती है सिलसिला में रेखा, जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार, चारों अपने अपने क्षेत्र के महारथी, और उसमें क्या प्लॉट है और उसमें अभिनय जो निखर के आता है अमिताभ बच्चन का, ऐसा नहीं लगता कि वो संवेदनशील फिल्मों में, रोमांटिक फिल्मों में वो कमतर रहे हैं। आप सौदागर के मोती को कैसे भूल सकते हैं, जो राजश्री के साथ उनकी पहली फिल्म थी, और संभवतः एक और फिल्म ऊंचाई जिसका प्रचार हो रहा है आजकल, ऊंचाई में भी वो साथ काम कर रहे हैं और संभवतः 11 नवंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है। तो भी हम लोगों के लिए देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अमिताभ और राजश्री फिल्म की जो ये जोड़ी है वो किस तरह से पर्दे पे आती है। तो सौदागर का वो मोती मियाँ जो खजूर के रस से गुड़ बना करके नूतन से और
वो बेचने जाता है और फिर उसका वो जो प्रेम है, वो जो प्रेम करता है छैला बाबू का, तो उसके रोमांस को आप कैसे बोल सकते हैं। बेमिसाल, बेमिसाल में जो डॉक्टर का रोल किए हैं वो, तो आप ऐसी फिल्मों को देखें। और आनंद को कैसे भूल सकते हैं। लोग भले ही जंजीर को उनकी पहली सफल फिल्म मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि उनके अभिनय की पहली जो झलक है वो आनंद में मिली थी। और विश्वास कीजिए, लोग तारीफ करते हैं आनंद में राजेश खन्ना के अभिनय की। राजेश खन्ना के अभिनय में बहुत गहराई नहीं है आनंद, वो लगभग सपाट रहे हैं। लेकिन एक कैंसर की मरीज को, जो उसका दोस्त भी है, उसको ठीक न करना कर पाने की बेबसी, उसकी मजबूरी, वह कितना परेशान है, बेचैन है, डॉक्टर होते हुए कुछ नहीं कर पा रहा है। इसको जो आनंद में भास्कर बनर्जी बाबू मोशाय के रूप में जिया अमिताभ बच्चन, मैं हमेशा मानता रहा हूं कि अमिताभ बच्चन की जो भूमिका है, उनका जो चरित्र है, वो हावी रहा है आनंद में राजेश खन्ना। बड़ी भूमिका थी और उनकी साथ सहानुभूति थी, और अंत में चूंकि वो उनका निधन भी होता है फिल्म में, तो राजेश खन्ना के साथ जनमानस चला जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अभिनय की जब भी चर्चा होगी, उसमें अमिताभ कमाल के रहे हैं। और कॉमेडी फिल्मों में चुपके चुपके, मिस्टर नटवरला, अमर अकबर एंथोनी, सत्ते पे सत्ता, आप ऐसी फिल्मों को ऐसे बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अमिताभ ने हर तरह की फिल्मों में काम किया है, हर तरह की फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। और उनकी जो यंगरी एमएन की इमेज है, उसमें भी काफी संवेदनशीलता है। वो त्रिशूल को आप यंगरी एमएन सीधे नहीं कर सकते, वो एक बाप और बेटे के बीच के रिश्ते पर आधारित। पहली बार कोई नायक कहता है कि मैं आपका नाजायज औलाद नहीं, बल्कि आप मेरे नाजायज पिता है। शक्ति में जो पिता पुत्र का संघर्ष है, वह केवल यंगरी एमएन की इमेज नहीं है। तो ये सब पारिवारिक फिल्में रही हैं। और फिर जो उनकी द्वितीय पारी रही है, उसमें तुलास बाग काम किया है, पा रहा हो, हेमा मालिनी के साथ बागवान फिल्म रही हो, और मोहब्बतें फिल्म रही हो, अभी चेहरे फिल्म आई थी। कुछ ऐसी फिल्में हैं जहां बहुत अच्छे लगे हैं। तो कुछ उनके साथ किस्मत भी रही है। ये उनका सौभाग्य रहा है कि किशोर कुमार की उनको आवाज मिली, कल्याण जी आनंद जी, आर डी बर्मन, बप्पी लाहिड़ी, इनका संगीत उनको मिला, और सलीम जावेद की पटकथा मिली, और मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, ऋषिकेश मुखर्जी, ऐसे निर्देशक के साथ काम करने का भी उनको मौका मिला। हाँ, उनकी आवाज बहुत बेहतरीन है। आशा तो ये होता है कि उनकी आवाज को, जो हमारे देश का जो आकाशवाणी थी, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था, उनकी आवाज को अच्छा नहीं माना गया था, आज उसी आवाज के दम पर पिछले 50 साल से वो राज कर रहे हैं। उनका लंबा कद और डांस करने का एक अलग अंदाज जो उन्होंने सिखाया, तो बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, अनमैच्ड ये रहा है। मुझे लगता है कि स्टारडम में उनके पहले और उनके बाद, जब भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को उस पर रिसर्च किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा, अकादमिक अध्ययन जब किया जाएगा, तो अमिताभ के पूर्व का युग और अमिताभ के बाद का युग ऐसे पढ़ाया जाएगा। मैंने एक बार कहीं पढ़ रखा था एक इंटरव्यू उनकी पत्नी जया भादुरी का, जिसमें जया ने कहा है कि मुझे गर्व है कि मैं उसकी बीवी हूँ जिसके योगदान के बिना भारतीय फिल्म इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सही थी। उनको कई पुरस्कार मिले। अभी कुछ साल पहले उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। आज से 20 साल पहले ही बीबीसी ने उन्हें सदी के महानायक से नवाजा था, पॉल करके। तो
ये रहा है। तो वो हम सबके चहेते हैं और अनुशासन प्रिय रहे हैं। हर निर्देशक, हर निर्माता या उनके साथ काम करने वाला हर कलाकार, उसकी हमेशा यही टिप्पणी रही है, उसकी राय हमेशा यही रही है कि बाकी को छोड़ दिया जाए, बाकी लोगों के बारे में ना बात किया जाए, लेकिन सेट पर अमिताभ हमेशा समय से पहले उपस्थित होते थे। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन हमेशा उन्होंने किया है अपने लाइफ में, अपने सेट पर, काम में, काम के बाहर, और एक अपना परिवार भी जो बनाया, वो उसमें उन्होंने अपने बच्चों में संस्कार भरे हैं और वो आज तक देखे जा सकते हैं। तो निस्संदेह वो हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारे अभिनय की दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और वो एक स्कूल हैं, एक एक्टिंग स्कूल हैं जिसको हम सही मानते हैं। तो अमिताभ बच्चन पे फिर कभी और चर्चा होगी, फिर मौका मिलेगा तो। ये भी अंक काफ़ी लंबा हो गया, मैं इसको इतना लंबा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उनके बारे में एक संपूर्णता से बात करनी आवश्यक थी मेरे लिए, इसीलिए मैं इसको 2 भाग में बांटना आवश्यक नहीं समझा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये पसंद आया हो तो ज़रूर अपनी टिप्पणी लिखें, आप कमेंट करें, अपनी राय बताएं कि मेरी प्रस्तुति कैसी है, और मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।